नेपाल की वादियों में एक सपना देखा गया था। एयर ट्रैफिक से गुलजार एक ऐसा शहर जो पर्यटन की उड़ान भर सके। लेकिन यह सपना अब चकनाचूर हो गया है और इसकी वजह है एक ऐसा एयरपोर्ट जो बना तो इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन अब व्हाइट एलिफेंट कहलाने को मजबूर है। चीन की मदद से बना पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला बन गया है। करोड़ों डॉलर की लागत लेकिन घटिया क्वालिटी, काम अधूरा लेकिन पेमेंट फुल, कर्ज इतना भारी कि अब नेपाल के लिए उतारना नामुमकिन सा लग रहा है। और ये सब हुआ नेपाल के नेताओं, अधिकारियों और चीन की सरकारी कंपनी CAMC की मिली भगत से। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल चीन की चंगुल में फंसा, कि कैसे चीन ने नेपाल में एक और कर्ज का जाल बिछाया और क्यों ये मामला अब भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी बन गया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं। प्रोजेक्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्थान पोखरा, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर, हिमालय की तलहटी में बसा एक प्रमुख पर्यटन केंद्र। लागत प्रारंभिक अनुमान 14 अरब नेपाली रुपया, अंतिम खर्च 22 अरब नेपाली रुपया, वित्त पोषण 20 साल का कर्ज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से, राशि 216 मिलियन अमेरिकी डॉलर, निर्माता चाइना CAMC इंजीनियरिंग, चीन की सरकारी कंपनी। और अभी की अगर स्थिति की बात करें तो एयरपोर्ट बन चुका है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगभग ना के बराबर, एक हफ्ते में केवल एक विदेशी उड़ान। अब नेपाल को बड़ी उम्मीद थी कि पोखरा में बना ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में पर्यटन बढ़ाएगा और विदेशी यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालत तो ये है कि पोखरा के लिए हफ्ते में सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चल रही है। इधर चीन का कर्जा इतना ज्यादा है कि नेपाल कहीं का नहीं रहा। अच्छा, इस एयरपोर्ट को बनाने में चीन ने मनमानी भी बहुत की और बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ। अब घोटाला कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए नेपाल की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक उप समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता की RPP प्रमुख राजेंद्र लिंगदेन ने। 11 सदस्यों वाली समिति ने महीनों की जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी वो चौंकाने वाली थी। चाइना की CAMC इंजीनियरिंग ने बिना बोली प्रक्रिया के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। परियोजना की लागत लगभग दोगुनी कर दी गई। तकनीकी पर्यवेक्षण खुद ही संभाल लिया गया। निर्माण लागत 305 मिलियन डॉलर बोली से घटाकर 216 मिलियन डॉलर की गई, लेकिन घटिया क्वालिटी में। कंसल्टिंग बजट 2.8 मिलियन डॉलर से घटाकर सिर्फ 10,000 डॉलर कर दिया गया। चीन की कंपनी CAMC की बड़ी गड़बड़ियों को भी हाईलाइट किया गया है। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, काम अधूरा फिर भी पेमेंट पूरा, सुपरविजन टीम में भी हेरफेर, निगरानी करने वाली कंपनी IPPR को CAMC ने खरीद लिया। रनवे की ऊंचाई तय मानकों से कम 2636 फीट बना, जबकि 2674 से 2677 फीट तय था। 2 रनवे होने चाहिए थे पर एक ही चल रहा। टैक्स में छूट दी गई। CAMC का 16 मिलियन डॉलर का कर माफ कर दिया गया, जबकि अनुबंध में खुद टैक्स भरने की शर्त थी। फर्जी पेमेंट्स के बारे में भी खुलासा किया गया। $10.648 मिलियन ड्रेनेज के लिए जो बना ही नहीं, $4.435 मिलियन मिट्टी दबाव कार्य के लिए जो अधूरा रहा, $5.5 मिलियन मिट्टी ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, इस पूरे फर्जीवाड़े में कई लोगों की भूमिका रही, नेपाल के अफसरों की भी, नेताओं की भी, और चीन तो इसका मास्टरमाइंड था। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल को रिपोर्ट ने सीधे दोषी ठहराया। वर्तमान DG प्रदीप अधिकारी समेत कई पूर्व DG पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। आरोप डॉक्यूमेंट्स नष्ट करने की आशंका, रिश्वत लेकर गलत कामों की मंजूरी दी गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ राजनीतिक संरक्षण की बू खासकर KP शर्मा ओली की सरकार में। अब इतने से आपको इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि कैसे चीन ने नेपाल को फांसा है। चीन की इस हरकत से नेपाल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो व्हाइट एलिफेंट बनकर रह गया है। देखिए, नेपाल को उम्मीद थी कि पोखरा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बूस्ट कर देगा, लेकिन आज स्थिति ये है, सिर्फ एक इंटरनेशनल फ्लाइट, वो भी चीन से, कोई बड़ी एयरलाइंस दिलचस्पी नहीं दिखा रही। भारत से कोई रूट अप्रूव नहीं, ऑपरेशनल लॉस
लगातार बढ़ रहा। एयरपोर्ट खुद अपने लोन की किश्त तक नहीं चुका पा रहा है। भारत की भूमिका अगर देखी जाए तो भारत ने इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, वो नेपाल का अपना फैसला था। मगर भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो नेपाल के लिए किसी बड़े संदेश से कम भी नहीं था। जैसे भारत ने पोखरा के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय रूट अब तक अप्रूव नहीं किया। कूटनीतिक रूप से ये एक सिग्नल है नेपाल को चाइनीज मॉडल अपनाने की कीमत समझाने का। भारत पहले से नेपाल में हाइड्रो पावर, रोड और रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोगी रहा है। भारत का फोकस हमेशा से कनेक्टिविटी विद डिग्निटी है, जबकि चीन एकदम इसके उलट है। क्योंकि चीन का इंफ्रा मॉडल एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है, उसे अपने हित के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। चीन का ये ट्रेंड कई गरीब देशों में देखा गया है। भारी भरकम लोन देना, अधूरी या घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करना, राजनीतिक नेताओं से डील करना, फिर जब देश भुगतान में फेल हो तो स्टैटिक एसेट पर कंट्रोल करना। हम्बनतोटा पोर्ट इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने तो अपना काम कर दिया। अब यहां से आगे नेपाल को क्या करना चाहिए, नेपाल के पास क्या विकल्प हैं? जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कुछ सिफारिशें हैं। डीजी और पूर्व अफसरों का निलंबन, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, दस्तावेज संरक्षित किए जाएं, कर छूट वापस लिए जाएं। हालांकि नेपाल ने कर्ज को ग्रांट में बदलने की चीन से गुहार लगाई है, लेकिन चीन ने अब तक कोई सहमति नहीं जताई। अब हालत यह है कि नेपाल एयरपोर्ट की किश्तें चुकाने में मुश्किलों का सामना कर रहा, लेकिन चीन इसे अनुदान में बदलने को तैयार नहीं है। और देखा भी जाए तो ये सबक है पूरे दक्षिण एशिया के लिए, क्योंकि पोखरा एयरपोर्ट घोटाला सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए चेतावनी है जो चीन से बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट ले रहा है। ये घोटाला बताता है कि सिर्फ कर्ज लेकर एयरपोर्ट या बंदरगाह बना लेना विकास नहीं होता। असल विकास है पारदर्शिता, गुणवत्ता और स्थानीय हितों की रक्षा। भारत का मॉडल, जहां गिफ्ट सिटी, रेलवे लाइन, रोड नेटवर्क, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स स्थानीय समझदारी से चल रहा है, वो अधिक स्थायी और सम्मानजनक है। कुल मिलाकर नेपाल ने भारत से ज्यादा चीन पर भरोसा किया और उसका खामियाजा अब नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। खैर, आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।